हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है और बिहार की वैकेंसी निकल रही है। बिहार एसआई की वैकेंसी भी निकल चुकी है। तो इससे संबंधित जो है हम काफ़ी प्रश्न कर भी चुके हैं, कई टॉपिक कर भी चुके हैं जीएस का। और इससे पहले हमने गुप्त साम्राज्य और इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, और कल हमने शैव धर्म पे एक टॉपिक किया था, एक शैव धर्म का टॉपिक किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो 1857 रिवोल्ट है, 1857 क्रांति है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसके डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी प्रश्न जो है यूपीएसआई और बिहार एसआई में काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर, 1857 की क्रांति को लेकर कई प्रश्न आ चुके हैं। अब इसमें पूछ लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस नेता का किसने लीड किया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में लीड किया था, नाना साहब ने कानपुर में किया था, कुंवर सिंह ने बिहार में जगदीशपुर में लीड किया था। तो इस तरीके से ये सवाल आते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से कारण थे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरे व्यापक रूप से पूरे देश में फैल गया। तीसरा ये आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में किस किसने पार्टिसिपेट किया, किस किसने भाग लिया। फिर आता है कि इस 1857 क्रांति में ऐसे अंग्रेजों की तरफ से कौन से लीडर थे जिन्होंने लीड किया और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको कुचला, उसको समाप्त किया। ये भी सवाल आता है। इसके अलावा सवाल आता है कि ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे जो ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से ये पूरा रिवोल्ट जो है पूरे कंट्री में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। ये भी आता है। फिर इससे संबंधित आता है कि क्या यही एकमात्र ऐसा क्रांति है जो पूरे सिर्फ जिसमें सैनिक इन्वॉल्व हुए, क्या और भी कोई ऐसा कोई कारण था या फिर ऐसी कोई इससे पहले कोई रिवोल्ट हुआ है सैनिकों का। ये भी आता है। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि इसके धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक कौन से कारण थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, 1857 क्रांति के, और इसमें किस किसने भाग लिया, किस किसने भाग नहीं लिया। फिर ये भी आता है कि अलग अलग इतिहासकार का क्या इसमें मत है। जैसे वी.डी. सावरकर कहते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार जी बोलते हैं कि जो है ये तो कोई सिर्फ अपने अपने हितों के लिए लड़ने वाली लड़ाई थी, ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। ठीक है। इसके अंदर जो है अलग अलग जो क्या बोलते हैं इसको, एसन सेन बोलते हैं कि ये जो है इस 1857 की लड़ाई थी और वी.डी. सावरकर का साथ देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था और ये राष्ट्रवादी संघर्ष था। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बोलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो इसके बारे में हम काफ़ी इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसमें सेना ने पार्टिसिपेट किया, सेना ने इसमें हिस्सा लिया। क्या इससे पहले भी थे? हाँ, इससे पहले भी थे। इससे पहले जो था 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ था कि मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, वे जब लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने चढ़ाई की थी अंग्रेज़ों की सेना पर। तो अंग्रेज़ों की सेना थी वो मीर कासिम के साथ हो गई थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया और मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम का साथ किया। इसके बाद जो हमें मिलता है 1806 में मिलता है। 1806 में क्या हुआ था कि जो मैसूर रूलर था, जो मैसूर है कर्नाटक में, उसका जो राजा था, उसका जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो उसके साथ हो गई, मैसूर के राजा के साथ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, क्योंकि देखो जो मैसूर है, मैसूर की सेना थी तो मैसूर से ही संबंधित होगी वो सेना। अब वहाँ का सेना नौकरी अलग है और उनका अपना धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति दोनों अलग चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया था अंग्रेज़ों ने मैसूर की जो सभ्यता थी, जो वहाँ की संस्कृति थी, जो वहाँ का उनकी जो समाज था, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। क्योंकि सेना भी मैसूर की थी तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया और जो है मैसूर के रूलर का सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया, मैसूर का जो रूलर है उसके झंडा जो है उन्होंने वहाँ फहरा दिया मैसूर में। 1896 में देखने को मिलता है, कहाँ पे? मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1825 में। 1825 में क्या हुआ था? 1825 में आसाम में तोप खाना है, आसाम में
तोप खाना है, इस तोप खाने में सेना ने विरोध किया। कंडीशन उनकी वही थी, मतलब इनका विरोध का कारण यही था कि हमें जो है हमारे साथ इक्वलिटी के, जो हमारे साथ बराबरी का भेदभाव नहीं हो रहा है, अंग्रेजी जो सेना थी उसका साथ अलग बिहेवियर होता है, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, हमें इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। 1825 के बाद 1842 में फिर देखने को मिला, उस टाइम पर बैटल ऑफ जो बर्मा वार हुआ था, सेकेंड बर्मा वार यानी आज का म्यांमार। इस टाइम पर अंग्रेजों ने कहा भारतीय सेना को, चलो सेकंड बर्मा वॉर में आपको पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया? विरोध कर दिया। विरोध इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें हमारे जो आपने भत्ते या अलाउंसेज है वो कम कर रखे हैं, हमें आप इंसेंटिव अच्छे नहीं दे रहे हो, हमारी जो सर्विस कंडीशन है, हमारी जो पे कंडीशन आपने जो लगा रखी है वो जो है बहुत गलत है, आप हमें अच्छी जो है सैलरी नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पर मना कर दिया, तब विरोध किया। एक्चुअली बर्मा कहाँ पर है? ये बर्मा जो है ये जो सिक्किम है, और ये जो है अरुणाचल है, नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम, और इससे बाउंड से मिलता हुआ जो कंट्री है ये म्यांमार है। इस म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। तो एक विद्रोह यहाँ पर देखने को मिला, एक हमें देखने को मिला 1846 में। 1846 में क्या हुआ था? 1844 में, सॉरी 1844 में सिंध में देखने को मिला। सिंध में भी सेम यही कंडीशन थी। सिंध में अंग्रेजों को लड़ाई लड़नी थी, तो जो है हमारे भारतीय सेना के उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सेम वही कंडीशन थी, हमारे आप सैलरी अच्छी नहीं दे रहे हो, अलाउंसेज भी नहीं दे रहे हो। 1840 के बाद एक हमें देखने को मिला 1849 में। 1849 में पंजाब में एक रेजिमेंट थी, आर्मी रेजिमेंट थी, उसने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। कारण तीनों का, चारों का सेम ही था कि हमें अलाउंसेज आप अच्छे नहीं दे रहे। तो ये दिखाता है कि 1764 से लेकर 1857 तक जो 100 साल जो समय था, इस समय में जो एक इतना बड़ा असंतोष झेलना पड़ा हमारी सेना को, इस वजह से रिवोल्ट ऑफ 1887 हुआ। और एक कारण है, ये एक कारण है। अब ये पूछा जाता है कि इसे क्या कारण हो गया था कि हमने जो है एक जो तत्कालीन कारण चर्बी का कारण था, चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस बनाए गए और उससे जो उन्होंने मना कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, लड़ाई नहीं, ये तत्कालीन कारण था। लड़ाई जो लड़ी गई, जो लड़ाई हुई, ये क्रांति जो उत्पन्न हुई, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो ये कारण है 100 साल का जो असंतोष जो मैंने बताया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण ये था कि जो उस टाइम पर छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे झांसी थी, सतारा थी और संबलपुर थी, इसके अलावा कानपुर में, लखनऊ में, अवध में, वहाँ पर छोटी छोटी रियासतें जो थी उसको अभी तक ब्रिटिशर्स थे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, उस पर पूर्ण रूप से उस पर अधिकार अपना नहीं कर पाए थे। इस वजह से उन पर जो कंट्रोल करना था तो एकदम से तो उनको हटा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी पॉलिसीज लेकर आए। तो जो पहली पॉलिसी वे लोग लेकर आए वो थी सब्सिडरी अलायंस। अगर हम हिंदी में बोले इसको तो यह हिंदी में सहायक संधि ये लेकर आए 1799 में। लेकर कौन आया? लॉर्ड वेलिस्ले इस संधि को लेकर आया, इस नीति को लेकर आया। इसमें क्या हुआ? इसमें इन्होंने क्या किया, एक कंडीशन रखी, जो वहाँ के लोकल जो भी रियासतें थी उनके सामने कंडीशन रखी कि आप जो है, आप ऐसा करो कि हम आपको सेना देंगे और आप उस सेना को अपने पास रखोगे, और अपना जो है, आप जो रूल कर रहे हो, अपना लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हो अपनी रियासत का, अपने राज्य का, वो आप देखते रहो, लेकिन आपकी जो सुरक्षा करेंगे वो हमारी सेना करेगी। एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे सोल्जर्स कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरा ये था कि अगर हमारी लड़ाई, अगर अंग्रेजों की लड़ाई होती है किसी फ्रांस के साथ, डच के साथ, तो आप हमारा साथ दो, जो आपकी सेना है वो हमारा साथ देगी। दूसरी बात ये है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आप हमारा विरोध नहीं करोगे, मतलब आप अंग्रेजों का विरोध नहीं करोगे। तो ये जिस स्टेट ने, रियासत ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ ये संधि एडोप्ट जो है ये लागू हुई, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें कई सारे स्टेट थे जिन्होंने सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस जो है वो जो है उसको एडोप्ट किया और उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अंग्रेजों के साथ।
तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनकी जो ये हड़पना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते, इनको नहीं पता था। स्टार्टिंग में उनको सिर्फ भरोसा यही दिलाया कि देखो हो सकता है दूसरा राज्य आप पे अटैक कर दे, आप पे अटैक कर देगा तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? अगर दूसरा राज्य मजबूत हुआ, दुश्मन मजबूत हो तो कौन सुरक्षा करेगा? हम सुरक्षा करेंगे, तो हमारे सोल्जर्स अपने पास रखो। दूसरा ये कि आप हमारा साथ दोगे, और अगर हमारी लड़ाई किसी और राज्य, किसी और कंट्री के साथ होती है तो आपकी सेना भी हमारा साथ देगी। ये कॉन्ट्रैक्टर करते चले गए। इसमें बहुत सारे जो ये थे स्टेट थे, रियासत थी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ ये सहायक संधि कर ली। दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये हड़पने की नीति थी। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापगत नीति। व्यापगत नीति। इसमें उन्होंने क्या किया, इसको पहली बार लेकर कौन 1856 में इसको लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। लॉर्ड डलहौजी इसको लेकर आया। इसमें क्या हुआ, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्होंने, क्योंकि जो छोटी छोटी रियासतें थी, अब इनको कंट्रोल करने के लिए ये बोले कि आप जो है, आप अगर आपकी कोई संतान नहीं है, किसी राजा के संतान नहीं है उस वंश को आगे चलाने के लिए, तो उस पर जो कंट्रोल होगा अंग्रेजों का होगा, ये बात। लेकिन जब इस तरीके से ये कंट्रोल करते चले गए अलग अलग स्टेट पर, तो इसी तरीके से एक जब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने वंश को चलाने के लिए और अंग्रेजों की इस नीति से बचने के लिए उन्होंने एक बच्चों को एडॉप्ट कर लिया, एक दत्तक पुत्र अपना उन्होंने ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने रूल इस नीति में डाल दिया कि हम एडॉप्टेड सन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर एडॉप्टेड सन है, दत्तक पुत्र है, तो भी हम आपके राज्य को नियंत्रित करेंगे। एक बात ये, तो झांसी को भी कर लिया, संबलपुर को भी कर लिया, जयपुर को भी कर लिया। कौन सी नीति के तहत? इस नीति के तहत, व्यापक नीति के तहत इन सब राज्यों को हड़प लिया। तो एक कारण ये हुआ। तीसरा कारण जो था, इसमें हम राजनीतिक नहीं देखते, राजनीतिक चल रहा है। राजनीतिक कारण जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एल्प्स हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस हो गया। और तीसरा जो कारण था वो ये था कि जितने भी राजा थे उस टाइम पर, उनका टाइटल विड्रॉ कर लिया। जो उनको उपाधि दे रखी थी वो विड्रॉ कर ली, टाइटल विड्रॉ कर लिया। इसके अलावा उस टाइम पर मोहम्मद जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल राजा थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। और इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह जफर की जो करेंसी उन्होंने रिलीज की हुई थी, जो कॉइन्स उन्होंने रिलीज किए हुए थे, वो बोलते कि आप इसका अपना नाम नहीं खुलवाओगे, अपना नाम नहीं खुलवाओगे, वो मना कर दिया। इसके बाद जो है इन्होंने जो मुगल रूलर्स, जो उस टाइम पर रूलर्स थे, छोटे छोटे रूलर्स थे, उनको जो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया करते थे, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया, वो भी हटा दिया। तो उससे जो छोटे छोटे राजा थे, रियासतें थी, वे भी जो है इनसे असंतोष हो गई, इनसे नाखुश हो गई। ठीक है। अब टाइटल मतलब ये है कि जो सब्सिडियरी अलायंस से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, व्यापक नीति से जिन पर नियंत्रण किया, अब जो वहाँ के राजा थे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट, एक ही का फाइनेंशियल बेनिफिट लो, आप एक टाइटल लो, राय बहादुर राजा, इस प्रकार के जो टाइटल थे वो टाइटल भी छीन लिए। ठीक है। उसके बाद उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी छीन लिए, उनकी पेंशन भी छीन ली, और बहादुर शाह जफर से जो है उनकी पावर छीन ली, जो थोड़ी बहुत पावर थी कि आप करेंसी लॉन्च नहीं करोगे, आप उस पर नाम नहीं खुलवाओगे। एक बात। अब बात यह है कि बहादुर शाह जफर तो मुगल था, अब उसको अगर ये छीन लिया तो क्या हो गया? उसका कारण ये है कि बहादुर शाह जफर का जब उन्होंने अपमान किया, तो उससे जो प्रजा थी वो जो है उनमें बड़ा संतोष पैदा हुआ। तो जो प्रजा थी वो प्रजा बड़ी असंतुष्ट हुई इस चीज़ से, उनमें विरोध की भावना क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों में और मुगलों में एक अंतर था, और वही अंतर सब कुछ था। अंतर ये था कि जो मुगल थे, मुगल भारी होकर भी भारत में रहकर भारतीय हो गए, और उस वजह से, क्योंकि लंबे समय से 1526 से मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया था 1526 में, और 1526 से 1857 तक का, इतने लंबे समय में लोगों में जो हिंदू मुस्लिम जो सबके साथ में रहना सीख लिया था, एक दूसरा कल्चर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, और ये भारत में जो पैसा कमाते थे भारत में ही लगाते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में रहकर भी भारी थे, वे इंडियंस को जो है अलग रखते थे। उनका जो मकसद था वो यही था कि पैसा यहाँ से कमाना और अंग्रेज जो अपने देश ब्रिटेन में लेकर जाना। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजों में और मुगलों में।
इसलिए जो मुगल थे, मुगल यहाँ पर बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर था, इनके टाइम पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में रह रहे थे और वे एक दूसरे के जो है एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड थे। और जब उन्होंने देखा कि जफर जो है क्योंकि देखो हर प्रजा को एक नेता चाहिए, ये तो भारी है और ये घर का ही है, तो वे किससे ज़्यादा अटैच होंगे, भारी से या भारत जो है इंडिया में रह रहे हैं उससे। तो बहादुर शाह जब इतने लंबे समय से रूल कर रहे थे भारत में रहकर, इनसे अटैच्ड थे, तो उन्होंने क्या किया, वे बड़े संतुष्ट हुए और इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया कि आपने बहादुर शाह जफर से जो उनके बेनिफिट्स है, उनका जो रेपुटेशन है, वो आप इनसे क्यों छीन रहे हो, इसके खिलाफ विद्रोह किया। एक बात ये। दूसरा अगर हम देखें तो ये तो वो हमारे पॉलिटिकल रीज़न जिस वजह से ये सारे जो एक कारण बना 1857 जो वोट का। दूसरा जो कारण बना वो बना एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण ये था कि हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज भर्ती करते थे उसमें वे एक हायर कास्ट और लोअर कास्ट, जो हायर कास्ट के जो लोग थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, उनको बड़े बड़े पद दिए जाते थे, उनको बड़े पद दिए जाते थे। तो उससे क्या हुआ, जो लोअर कास्ट है, जो नीचे स्तर का, नीचे जाति का जो व्यक्ति है, वो इनसे असंतुष्ट हो गया अंग्रेजों से। ठीक है, निचली जाति का व्यक्ति असंतुष्ट हो गया। दूसरा, जो सेना में लोग थे, जो भर्ती थे सेना में, उन्होंने क्या किया, उनको जो है पीछे कितने सीनियर हो जाओ उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था। या सिविल सर्वेंट को देख लीजिए आप, जो सिविल सर्वेंट है वे अगर इंडियन सिविल सर्वेंट है और उससे अगर वो सीनियर भी है तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता था, उसको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता था, उसके इंक्रीमेंट रोक लिए जाते थे। और उनको जो है, जो भारतीय था, भारतीय को सूबेदार से ऊपर कोई पद नहीं दिया गया। सूबेदार मान लीजिए आप इंस्पेक्टर से ऊपर का इनको रैंक नहीं मिलता, चाहे वो कितने स्किलफुल हो, कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने एफिशिएंट हो और कितने सीनियर हो, इनको इंस्पेक्टर से ऊपर का रैंक नहीं दिया जाता। एक बात ये तो ये है कुछ प्रशासनिक कारण। इसके अलावा जुडिशरी में क्या था, जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका में कोई भी भारतीय जज जो था वो अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकता था। तो इसलिए भारतीयों के अंदर ये लगता था कि यार हम इतने, चाहे कितने पढ़े लिखे हो आप, जो है या आप इतने बड़े हो गए, यार आप इतने ज़्यादा हमसे कि हम इतने योग्य नहीं है कि आपका मुकदमा हम लड़ सके, आपका मुकदमा जो है हम उस पर सुनवाई कर सके, मतलब हम जज नहीं बन सकते आपके केस में। तो एक कारण ये था। दूसरा, अगर हम बात करें इसकी रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम राजस्व प्रशासन की बात करें, तो उसमें जो उसमें ये थे, जो किसान थे, किसानों से काफ़ी रिवेन्यू लिया जाता था। जो किसान थे, किसानों से काफ़ी रिवेन्यू लिया जाता था, जिनसे उनको वित्तीय नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। तो क्या हुआ, किसान भी इनसे असंतुष्ट हो गए, किसानों के अंदर भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई अंग्रेजों के खिलाफ। एक ये कारण हुआ। अगर हम बात करें इसकी भू राजस्व की, ठीक है ना, रिवेन्यू की बात करें, तो उस टाइम पर किसानों के लिए, किसानों से रिवेन्यू या राजस्व को लेने के 3 तरीके थे इनके पास। एक था लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, जिसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था, बीच में जमींदार होते थे और वे किसानों से क्या लेते थे, राजस्व वसूलते थे और वो क्या अंग्रेजों को देते थे कुछ हिस्सा। उसका कितना 1/11 हिस्सा खुद रखते थे और 10/11 अंग्रेजों को देते थे। एक तो ये, और उससे क्या था, इनकी मनमानी, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था अंग्रेजों से वो 1/11 का था, लेकिन ये क्या करते थे, किसानों से ज़्यादा लेते थे, क्योंकि अंग्रेजों को तो 11 देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा 11 में से। तो ये क्या करते थे, अपना बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा देते थे, जिससे किसानों को नुकसान होता था। दूसरा जो राजस्व इकट्ठा करने का इनका एक तरीका था, वो था इनका ये रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम था। रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत वे क्या करते थे, एक जो क्या बोलते हैं रैयत, मतलब किसान, तो हर एक किसान से फिक्स कर दिया अंग्रेजों ने कि हर किसान से हमें आपसे राजस्व कितना का राजस्व लेना है, उनकी भूमि के हिसाब से, उनको उत्पादन के हिसाब से उनको फिक्स कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा फिक्स करते थे, जिससे उनको फिर नुकसान होता था। तीसरा सिस्टम था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, इसमें क्या होता था, महलवाड़ी सिस्टम में जो गांव के गांव थे, गांव है, इस गांव से हमें रिवेन्यू लेना ही लेना है, इसमें मुखिया बना दिया, वो रिवेन्यू देता था। इस गांव से फिर इसमें महल तो गांव, जो गांव है,
गांव से फिक्स कर दिया कि इस गांव से इतना रेवेन्यू आना चाहिए। रैयतवाड़ी में किसानों को फिक्स कर दिया, और जमींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट में क्या करा, इसमें जमींदारों को बोल दिया कि आप कितना ही लो। अब जमींदार तो जितनी मर्जी इतना लेंगे फिर, क्योंकि जमींदार से फिक्स कर लिया कि हमें तो भैया 10/11 चाहिए और 1 आप रख लीजिए। तो ये था। तो इस वजह से क्या हुआ, इन तीनों पॉलिसी से जिससे जो राजस्व नीति थी इनकी, राजस्व प्रशासन था, ये बड़ा खराब था, जिससे किसान बहुत असंतुष्ट हो गए। किसानों ने जो है जो उनको आत्महत्या करनी शुरू कर दी, बहुत परेशान होने लगे, जो है अपना घर खर्चे नहीं चला पाते थे। एक कारण ये हुआ, इससे किसान जो है नाखुश हो गए। और जो एक महत्वपूर्ण कारण था वो रिलीजन, धार्मिक कारण। ये धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण यह था कि 1833 में अंग्रेजों ने छूट दे दी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो ईसाई के जो मिशन थे, उनको छूट दे दी कि आप जाओ और अपने धर्म का प्रचार करो भारत में। अब भारत में क्या था, जो रूढ़िवादी लोग थे वे बहुत ही ज़्यादा, रूढ़िवादी क्या, जो भी अपने धर्म से संबंधित, जो अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था, वो इनसे बहुत जो है खिलाफ हो गया और इनसे असंतुष्ट हो गया अंग्रेजों से, कि भाई दूसरा धर्म जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। दूसरा, 1833 में इन्होंने छूट दी अंग्रेजों ने कि जो ईसाई धर्म को अपनाएगा उसे जो है प्रमोशन अच्छा मिलेगा, उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, उसको जो है आगे इंक्रीमेंट अच्छे मिलेंगे। तो ये उनको जो है बेनिफिट देना शुरू कर दिया, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एक्सेप्ट करें क्रिश्चियन को, ईसाई धर्म को। इससे क्या हुआ कि जो नीची जाति के लोग थे, जो लोअर कास्ट थी, उस लोअर कास्ट में क्या होता, कि लोग सब तो भेदभाव पहले से भारत में अपने लोग कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उस भेदभाव से बचने के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों के जो द्वारा दिए गए जो बेनिफिट्स थे उनको अवेल करना शुरू कर दिया, उनको उनको अवेल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो हमारे जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग असंतुष्ट हुए। वे बोले कि अगर भी आप ऐसे हमारे धर्म में हस्तक्षेप करोगे तो आप तो हिंदू धर्म, जो मुस्लिम धर्म, दोनों को जो है आप ख़त्म कर दोगे भारत में से। अंग्रेजों का मकसद ये था ईसाई धर्म को फैलाने का, कि देखो अगर ईसाई धर्म फैल जाएगा तो ये समझे कि, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो क्रिश्चियंस थे, ईसाई थे, तो वे सोचे, तो जो है इससे क्या हुआ कि जो इनके भारतीयों में हमारे प्रति जो विरोध की भावना है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वे भी क्रिश्चियंस, हम भी क्रिश्चियंस। दूसरी बात, इससे अंग्रेज क्या करेंगे कि इनको भारत को का और शोषण करने में इनको मदद मिलेगी, जब जो है हर कोई क्रिश्चियन अपनाना शुरू कर देगा, क्रिश्चियनिटी अपनाने शुरू कर देगा। तीसरा, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ क्या होगा, आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसको अपनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। फिर जो वैज्ञानिक पद्धति है उनको स्वीकार करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, इनको रूल करना भारत में अंग्रेजों को आसान होगा, भारत में रूल करना। एक बात ये धार्मिक कारण ये हो गया। एक जो है इसके अलावा जो हम इकोनॉमिक की बात करें, आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण ये था कि एक तो जो है जितना भी यहाँ पर रेवेन्यू था, पैसा था, मैंने भी बताया था आपको, ब्रिटिशर जो तो पैसा कमाते थे वो सारा भारत में लगाते थे, उसको यूके में लेकर जाते थे। इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। जो भारत के धन की निकासी करते थे, मतलब यहाँ से पैसा कमाया और अपने देश में ले गए, तो उससे क्या है, भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा था। दूसरा, इन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी, उद्योग लगाने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ, उससे जो हमारे हस्तशिल्प लोग थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्पकार थे, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, स्कल्पचर बनाते थे, जैसे आपने गांव में देखा हुआ, कोई चिमटा बना रहा है, कोई घड़ा बना रहा है, अब उनका बिजनेस ठप हो गया, वे जो है उनको बहुत फाइनेंशियली लॉस होने लगा, उनको वित्तीय नुकसान होने लगा, क्योंकि जो भी सामान आता था इंडस्ट्रीज से आ रहा था। वे क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंडस्ट्रीज में अपना उसको जो है अपने उद्योग में उसको तैयार करते थे, उसको मार्केट में बेचते थे। अब और वो सस्ता भी होता था। लेकिन जो हस्तशिल्प, जो स्कल्पचर जो बनाते थे हम इंडियंस, वो महंगा होता था, क्यों, हाथ से बनता था, मेहनत लगती थी। जो बुनाई का काम करते थे, जो ऐसे काम करते थे, दस्तकारी का काम करते थे। एक कारण ये था आर्थिक। तो उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे दस्तकारी थे, उनको नुकसान होने लगा। इसके अलावा अगर देखें तो अब हम तत्कालीन की बात करते हैं, ये तो लंबे कारण। अब मैं तत्कालीन कारण क्या था, लॉर्ड कैनिंग में क्या था, इस टाइम पर रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट हुआ। इस टाइम पर जो वॉइसराय था, वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग क्या था, वॉइसराय था। उन्होंने क्या करा,
कैनिंग ने अनाउंस किया कि हम जो है, जो पहले से राइफल थी ब्राउन बेस राइफल, उसका नाम है ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल को हटा के इसकी जगह नई राइफल लेकर आएगा, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, इस इनफील्ड राइफल में ये बात थी कि इसके अंदर जो कारतूस लगते थे, जो कारतूस थे उन कारतूस में को जो है पहले मुंह से निकालना पड़ता था, उसके बाद इनफील्ड राइफल में डालने पड़ते थे कारतूस। तो अब जो कार्टेज निकालनी पड़ती थी, उस कार्टेज का उस कार्टेज की ग्रीसिंग होती थी गाय और सुअर के मीट की। अब गाय और सुअर दोनों जानवर हिंदू और मुस्लिम से जुड़े हुए हैं, उससे क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे, सेना थी, उनमें एक असंतोष फिर से क्रिएट हो गया। पहले से तो असंतुष्ट थे ही वे, फिर से जो है उनके अंदर असंतोष हो गया और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि हम जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों, हम जो है ये नहीं करेंगे, कारतूस को इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बात ये। इसके बाद इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस तो कर ही दिया। अब एक घटना होती है, एक घटना ये होती है 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को क्या होता है, जब यहाँ पर बैरकपुर छावनी है बंगाल में, तो बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी बंगाल में, यहाँ पर मंगल पांडे मना करता है, क्या कहते हैं कि नहीं, मैं इस कारतूस को इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसको मुँह से ऐसे नहीं जो है निकालूंगा, क्योंकि इसमें गाय का मीट लगा हुआ है, गाय का मांस लगा हुआ है। तो इससे इनका विरोध हुआ अंग्रेजों के साथ, और उस विरोध में उसमें इन्होंने, मंगल पांडे ने क्या किया, 2 अंग्रेजों का मर्डर कर दिया। उस एक था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था जनरल ह्यूसन। एक था लेफ्टिनेंट बाग, दूसरा था जनरल ह्यूसन। इन दोनों का जो है मर्डर कर दिया ऑन द स्पॉट। इससे क्या हुआ, इससे जो है बाद में अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1800 डेट याद रखना, 1857 ये याद रखना, 1857 को जो है इनको फांसी पे लटका दिया, इनको मार दिया। अब क्या हुआ, अब इससे फिर जो है पूरा देश असंतुष्ट हो गया। वो असंतोष अलग चल ही रहा है, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वो तो पहले से चल ही रहा है असंतोष, लेकिन ये असंतोष पूरे देश में हो गया कि इन्होंने जो है मंगल पांडे को मार दिया, मंगल पांडे को फांसी दे दी। इसके बाद क्या हुआ, सेम घटना 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ में, जो मेरठ कैंट है, मेरठ छावनी है, मेरठ छावनी से जो है, मेरठ छावनी इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर फिर से सेना ने क्या किया कि इस कारतूस का विरोध किया, और उसमें क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी ऑफिसर्स को मार दिया, अंग्रेजों के ऑफिसर्स को मार के दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। और दिल्ली में इन्होंने कब्जा करके वहाँ पर दिल्ली में मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया 10 मई 1857 के बाद। अब आप देखिए, ये है तत्कालीन काल, ये है तत्कालीन काल। तो एक घटना ये हो गई मेरठ से जो शुरू हुई, और ये जो है 10 मई को ये इन्होंने ये घटना हुई, और 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना राजा, अपना लीडर जो है स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये विद्रोह पूरे देश में फैलता चले गया। जब ये विद्रोह फैल रहा था तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं ने अपना अपना योगदान निभाया। उसमें क्या योगदान निभाया, अगर मैं अलग अलग क्षेत्र की बात करूं तो अगर झांसी की बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने लीड किया। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में बहादुर शाह ने लीड किया, और बहादुर शाह ने और बख्त खान ने दिल्ली में जो किया वो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने लीड किया। इसके अलावा कानपुर की हम बात करें, नाना साहब ने लीड किया। इसके अलावा लखनऊ की बात करें, लखनऊ तो हजरत महल ने लीड किया। इसके बाद अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में लियाकत खान ने लीड किया। इसके बाद जगदीशपुर, यानी कि इसमें बिहार में जगदीशपुर में किया कुंवर सिंह ने लीड किया। इसके बाद हम बात करें अगर बरेली में खान बहादुर थे, और इसमें फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। तो इन्होंने जो है लीड किया अलग अलग क्षेत्र में 1857 क्रांति को। और
अगर हम बात करें कि किस किस नेता ने अंग्रेजों की तरफ से उस क्षेत्र में इस विद्रोह का समाप्त किया, तो उसमें जो है सबसे पहले जो था नील था, इनका जनरल था जो नील ने जो है इलाहाबाद में लीड किया। इलाहाबाद में कर्नल नील ने इलाहाबाद में लीड किया और जो इलाहाबाद का विद्रोह था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद दिल्ली में जो है निकल्सन एंड हडसन ये दोनों लीडर थे, अंग्रेजों के मतलब सेनापति थे, जिन्होंने दिल्ली में इसको कुचला, समाप्त किया दिल्ली के विद्रोह को। अगर हम बात करें इसकी कानपुर की, तो कानपुर में कोलिन एंड कैंपबेल इसने जो है दिल्ली के कानपुर के जो विद्रोह था उसको समाप्त किया। और झांसी का वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी में ह्यू रोज इन्होंने अंग्रेजी सेनापति था अंग्रेज का, जिसने झांसी में झांसी विद्रोह को समाप्त किया। इसके बाद जो थे इनका जो इसमें बात करें लखनऊ में, तो वह लखनऊ में भी यही थे, कोलिन और कैंपबेल लखनऊ में भी थे। तो ये समाप्त हुआ यहाँ पर। तो ये तो पूरी कहानी हुई, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई। तो अगर हम बात करें कि ये विद्रोह कहाँ कहाँ फैला और कैसे फैला, तो इसकी प्लानिंग तो वैसे बहुत पहले प्लानिंग कर दी थी। जब ये बैरकपुर छावनी वाला इंसिडेंट हुआ उस टाइम से पहले प्लानिंग चल रही थी। और इसकी प्लानिंग करने में नाना साहेब, अहमदुल्ला और जो सतारा के राजा थे रजोजी बापू, सतारा के रूलर अजीमुल्ला, नाना साहेब और रानोजी बापू ने ये प्लानिंग की थी लंदन में, ऐसे इतिहासकार बोलते हैं। इस पूरे क्रांति करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी लंदन में। लेकिन ये जो है इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो डेट रखी थी 31 मई 1857 रखी थी कि इस दिन जो है हम अपनी लड़ाई शुरू कर देंगे, संघर्ष शुरू कर देंगे। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, इसका जो लोगो रखा था वो रखा था लोटस, कमल और रोटी चपाती। अब क्या करते थे, क्योंकि गुप्त रूप से चल रहा था, अभी किसी को पता नहीं था, तो जो सेना की टुकड़ी थी, उन सैन्य टुकड़ी थी, उनको कमल देना शुरू कर दिया, ताकि ये मैसेज पोस्ट पर चले जाए कि हम जो है ये हमारी प्लानिंग हो चुकी है और हम इस तारीख को अपना विद्रोह करेंगे। रोटी से था, जो चौकीदार गांव का चौकीदार था, और दूसरे गांव के चौकीदार को रोटी दिया करता था कम्युनिकेट करने के लिए कि हम जो है विद्रोह करने वाले हैं। तो एक संचार का साधन सिर्फ यही था। तो ये थी। लेकिन इससे पहले क्या हो गया, 29 मार्च को मंगल पांडे ने पहले ही विद्रोह कर दिया। फिर उसके बाद 10 मई को, जो 10 मई है, 10 मई को मेरठ में स्टार्ट हो गया। तो ये प्लानिंग पूरी फेल हो गई। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें इससे एक्सपेंशन की कहाँ कहाँ तक फैला, तो फैलने की बात ये है कि इसमें नॉर्थ इंडिया में हर जगह था। नॉर्थ इंडिया में जो हमारा इंडिया है, इस पूरे इंडिया में ये काफ़ी जगह फैला। आसाम में भी फैला, इधर ये बिहार में भी, यूपी में भी, पंजाब में बहुत कम क्षेत्र, गुजरात साइड में इधर कम क्षेत्र था, राजस्थान साइड में कम क्षेत्र में, पूरा यहाँ राजपूत शासन था। और इन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने राजा का साथ दिया। मध्य प्रदेश में इधर कानपुर, झांसी, और इधर जो है मध्य प्रदेश जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, इसमें काफ़ी फैला है। झारखंड और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में, आसाम क्षेत्र में, और महाराष्ट्र में काफ़ी जगह, जैतपुर, नागपुर, कोल्हापुर और संबलपुर, इन जगह जो है ये रिवोल्ट चला। लेकिन साउथ का जो है बहुत कम क्षेत्र था जहाँ पर 1857 का रिवोल्ट जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ज़्यादा क्षेत्र जो था वो यही था, ये क्षेत्र था ज़्यादा, और इसी ने ही पूरी सत्ता को हरा दिया, अंग्रेजी सत्ता को हरा दिया। एक बात। दूसरा, ये फेल क्यों हुआ? 1857 जो रिवोल्ट है फेल क्यों होता है? ये फेल इसलिए होता है क्योंकि इनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी सुविधा नहीं थी। दूसरा, इनके अंदर एकता नहीं थी। अगर मैं बात करूँ, जो पहला कारण था वो था एकता में कमी। दूसरा जो कारण था वो था संगठन की कमी। और तीसरा साधन। देखो, साधन जो है, साधन नहीं थे, संगठन नहीं था प्रॉपर, और नियोजित नहीं था। तुम्हें देखो ना, मंगल पांडे ने पहले स्टार्ट कर दिया, फिर मेरठ में स्टार्ट कर दिया, फिर नियोजित नहीं था, इनके पास साधन नहीं थे। जितने अंग्रेजों के पास साधन थे, इतनी
बंदूकें, वेपन्स वगैरह नहीं थे, संगठन नहीं बना पाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो है पब्लिकली जो है काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। प्लानिंग नहीं कर पाए। प्लानिंग तब होती है जब हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, तो संचार की कमी थी। इसके अलावा एकता की मैंने बात बताई। एकता क्या था, एकता की कमी हम ये बोल सकते हैं कि जब नाना साहब का नाम धंडूपन, तो जो नाना साहब थे, नाना साहब ने जब ये नेपाल चले गए थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए नेपाल की तरफ चले गए थे, तो उस टाइम पर इनके साथ तात्या टोपे भी थे, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे भी नाना साहब का साथ दे रहे थे, कानपुर और झांसी के आसपास, ग्वालियर के आसपास। तो तात्या टोपे जब नेपाल चले गए, तो इन्हीं का जो दोस्त था, एक मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ के राजा का पुत्र, उसका नाम है मान सिंह। तो मान सिंह ने जो है अंग्रेजों के साथ मुखबिर कर दी, और तात्या टोपे को जो है अंग्रेजों ने पकड़ के उनको फांसी दे दी, तात्या टोपे को। तो एक तकलीफ कमी थी, ये बात हुई। दूसरा जो है इनका अगर हम बात करें कि स्वरूप कैसा था, तो मैंने बता दिया, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद से प्रेरित था, कुछ कहते हैं कि ये सैनिकों का विद्रोह था, कुछ कहते हैं कि ये जो है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट था, मतलब ईसाइयों के अगेंस्ट था। तो अलग अलग सबकी राय थी। लेकिन इसके बाद में हुआ क्या, जब ये तो सबके अलग मत हो गए, इसके बाद ये हुआ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि एक जो है इससे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ पूरे देश में। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या है, पील कमीशन लेकर आए। अंग्रेजों ने क्या 57 जो रिवोल्ट है ख़त्म करने के बाद पील कमीशन लेकर आए, जिससे कि जो है सेना को दोबारा पुनर्गठित कर सके, रीस्टैब्लिश कर सके। एक ही लेकर आए रॉयल कमीशन लेकर आए कि अंग्रेजों को जो है वो भर्ती करने, सेना में अच्छे लोगों को भर्ती करने के लिए, ताकि जो है रिक्रूटमेंट अच्छा कर सके, कि लोग जो है आपस में, जो सेना है वो आपस में लड़ाई ना कर सके, विरोध ना कर सके। इसके बाद रॉयल कमीशन में क्या कर दिया, जो यूरोपियन थे, जो अंग्रेज सेना थी, उसका रेशियो ज़्यादा कर दिया और भारत का रेशियो कम रखा, यूरोप का रेशियो ज़्यादा रहा। इसके बाद क्या हुआ, ये लेकर आए जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया 1858 में। कानून लेकर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, उसमें कानून ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिससे पूरा कंपनी देश में शासन कर रही थी भारत में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो भारत की सत्ता थी वो डायरेक्ट ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी, क्वीन थी, उनके हाथ में आ गई। तो एक ये हुआ। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इसके बाद